गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को VB.NET में यूज़ होने वाले क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी। हम आज इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके से हम क्लास क्रिएट करते हैं और किस तरीके से क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने में ऑब्जेक्ट हमारी मदद करते हैं। इस लेक्चर में हम जो हमारे VB.NET में हमारे विजुअल बेसिक्स में जो हमारे यूज़ होने वाले मोस्टली कीवर्ड्स हैं, जैसे कि क्लास, मेथड्स, प्रोसीजर्स, मॉड्यूल्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन को सीखने के पहले हमको उनके जो कीवर्ड्स हैं, जो उनके मेन स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके मेन कंपोनेंट्स हैं, या जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमको यूज़ करना है, उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इन ही कीवर्ड्स के बारे में, इन मेथडोलॉजी के बारे में बताऊंगी, जिससे हमें VB के प्रोग्राम को, VB.NET के प्रोग्राम को और VB.NET का जो फ्रेमवर्क है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसे हमें समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी हम विजुअल बेसिक में कोई भी काम करते हैं तो हम वहाँ पर क्लासेस क्रिएट करते हैं। उन क्लासेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है, चाहे वो VB हो या VB.NET हो, वहाँ पर क्लासेस का कॉन्सेप्ट, क्लास का कॉन्सेप्ट आता ही आता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो .NET फ्रेमवर्क APIs है, जब हम उनको विजुअल बेसिक के साथ मर्ज करते हैं, विजुअल बेसिक के साथ अप्लाई करते हैं, तब जाकर हमारा VB.NET का फ्रेमवर्क बनता है। और VB.NET के फ्रेमवर्क, VB.NET लैंग्वेज को समझने के लिए हमें विजुअल बेसिक की थोड़ी बहुत जानकारी होना ज़रूरी है, और मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया है। आज हम देखेंगे कि जब भी हम विजुअल बेसिक में अगर कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो वो क्लासेस क्या होती हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, और आप के जो भी हमारे फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो हमारे बेसिक कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा क्लास है, कि क्लास है आपका मॉड्यूल है, आपका मेथड है, आपका प्रोसीजर है। तो इनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम पहले ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम क्लास किसे कहते हैं, क्लास का यूज़ क्यों करते हैं और क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि VB.NET हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्लास का कॉन्सेप्ट आता ही है। तो हमारी विजुअल बेसिक भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इन विजुअल बेसिक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर द इंटर रिलेटेड, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। द क्लास इन अ विजुअल बेसिक इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ द वेरियस डेटा मेंबर्स लाइक फील्ड्स, प्रॉपर्टीज एटेक्स्ट्रा एंड द मेंबर फंक्शन। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास जो है वो कलेक्शन होता है हमारे डेटा मेंबर्स का और हमारे मेंबर फंक्शंस का। क्लास को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, हम लोगों ने C लैंग्वेज पढ़ा है, तो हम लोगों ने C में एक कॉन्सेप्ट देखा था, स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम डिफरेंट डेटा आइटम्स को एक जगह पर कलेक्ट करके रखते हैं और उसे हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो स्ट्रक्चर का ही इन्हेंस्ड वर्जन या इन स्ट्रक्चर का ही अपग्रेडेड वर्जन जो है, या अपग्रेडेड पार्ट जो है, वो हमारा बनता है क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेस है वो है क्लास और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन क्लासेस को हम अपने C के डेटा स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं। C में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डेटा वेरिएबल्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर को एज ए क्लास के फॉर्म में देखते हैं, जब क्लास के रूप में देखते हैं,
तो इसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, वो होता है आपका मेंबर फंक्शन। मतलब आपके पास डेटा वेरिएबल्स तो होंगे ही। दो चीज़ें क्लासेस की मेन होती हैं, एक तो कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा मेंबर्स मतलब वो डेटा वेरिएबल जिनका यूज़ आप रियल कंटेंट या रियल डाटा को एक्सेस करने के लिए करते हैं, और दूसरा होता है आपका मेंबर फंक्शन। वो मेंबर फंक्शन या वो फंक्शंस, जैसे कि हम जानते हैं कि फंक्शन जो होते हैं वो ब्लॉक ऑफ अ कोड होते हैं जिनके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। तो जब हम इन फंक्शंस का यूज़ इन्हीं डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए करते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, मेंबर फंक्शन। इट मीन्स हम सीधे और सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, क्लास जो है वो वेरियस डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन होता है। और स्ट्रक्चर जो कि हमारा सी लैंग्वेज में है, उसमें हम देखें तो स्ट्रक्चर सिर्फ डेटा मेंबर्स का कलेक्शन होता है और उसी को अपग्रेड करके क्लास बनाई गई है, और क्लास उसमें एक चीज़ जोड़ दी गई है, वो है फंक्शन। इट मीन्स जब हम क्लास को यूज़ करेंगे तो उसमें डेटा मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए उनके डेटा फंक्शंस भी होंगे। तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शन। The object in the Visual Basic is in the instance of a class to access the defined property and methods। और उन डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे कि सी में जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिनके थ्रू हम उनके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम वीबी में कोई क्लास बनाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास का कॉन्सेप्ट जब यूज़ किया जाता है तो क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटर होता है जो उनके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए फ्री होता है, और उन्हीं के थ्रू हम क्लासेस में डेटा इनपुट क्लासेस के उन मेंबर्स में डेटा इनपुट करवा सकते हैं और डेटा आउटपुट करवा सकते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएगा तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी ही होंगी, क्लासेस और ऑब्जेक्ट। जहाँ पर क्लास बना है तो उन क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए ऑब्जेक्ट को बोला जाता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास का मतलब जो क्लास के स्कोप को, क्लास के अस्तित्व को, उसकी लाइफ साइकिल को जो बताए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उनके डेटा मेंबर्स, जो डेटा वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किए हैं, जो मेंबर फंक्शन हमने डिफ़ाइन किए हैं, हम उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे हमें क्लास का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमारे पास क्लासेस हैं और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट भी हैं। यहाँ पर जो मैंने पहला जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो हमारा क्लास है और हमारी क्लास का नाम है कार, और कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं। जैसे कि मैंने कहा कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, डेटा मेंबर्स एंड दी फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन को मेथड कहा जा रहा है और प्रॉपर्टीज़ को डेटा वेरिएबल या डेटा मेंबर कहा जा रहा है। तो इन प्रॉपर्टीज़ और इन मेथड्स को एक्सेस करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फॉर्ड नाम का, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टोयोटा नाम का। अब इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो कार की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉर्ड में भी होंगी और टोयोटा में भी होंगी। तो इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, इस कार क्लास की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, हम उनको उस कार पर बेस्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब शेयरेबल है। जब हम फॉर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू कार को एक्सेस करेंगे तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड है वो फॉर्ड भी एक्सेस कर सकता है, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड है वो टोयोटा भी यूज़ कर सकता है।
अब अगर और एक और तरीके से इसे देखें तो कार के पास एक बड़ा ग्रुप है हमारे पास, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं, और हर कार की कोई ना कोई हमारे पास नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल्स हैं। हर कार में कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उसके जैसे 4 चक्के होंगे, 4 व्हील होगा, 2 सीट्स होंगी या 4 सीट्स होंगी, 5 सीट्स होंगी, गियर होगा, मिरर होंगी। तो ये सारे कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कार के अंदर तो हैं, उसको फोर्ड भी एक्सेप्ट करता है और उसको टोयोटा भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन फोर्ड और टोयोटा की अपनी भी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कि अगर फोर्ड और टोयोटा को कंपेयर करें तो फोर्ड में अगर जो स्पेशलिटी है वो टोयोटा में नहीं होगी, और टोयोटा की जो स्पेशलिटी है वो फोर्ड में नहीं होंगी। लेकिन क्लास एक पूरा क्लास बना देने से इस क्लास की जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टी हैं जो कि इन दोनों में शेयरेबल है, जो कि इनसे ही बना है, मतलब जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं तो उन क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास उस कार की सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड आ जाएंगी, और दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी इस कार की सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास की सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट होते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और उन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे अगर हम विजुअल बेसिक में देखें तो अगर मान लीजिए मैंने एक क्लास क्रिएट करके रख दिया है जिसमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं, तो उनको सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करना है, और उन मेथड और वेरिएबल के थ्रू हम जो भी रिक्वायरमेंट हमारी ज़रूरत के हिसाब से, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक मेथड है, बेसिक मेथडोलॉजी है, जिसका यूज़ करके हम बहुत ही सिक्योर मैनर में सेपरेटली उस क्लास से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने विजुअल बेसिक में देखा था, जब हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते थे तो टेक्स्ट बॉक्स जो है बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स का कलेक्शन है, जिसमें से अगर हम एक टेक्स्ट बॉक्स निकालते थे तो उसका नाम हो जाता था टेक्स्ट 1। मतलब हम उस क्लास के टेक्स्ट 1 ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, और जब दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते थे तो उसमें से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम हो जाता था टेक्स्ट 2। टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट नंबर टेक्स्ट 2 हम यूज़ करते हैं। हम सेम प्रॉपर्टी और सेम मेथड को डिफरेंट ऑब्जेक्ट के नाम से सेपरेटली यूज़ कर पा रहे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास क्लास एक ऐसा मेथड और प्रॉपर्टी का सेट है जो फोर्ड भी उसी समय यूज़ कर सकता है और टोयोटा भी कर सकता है, और कोई अनदर ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हैं तो भी वो यूज़ कर सकता है। और इस तरीके से अब दोनों ऑब्जेक्ट सिक्योर मैनर में सेपरेटली इंडिविजुअली इस पूरी प्रॉपर्टीज़, इस पूरे मेथड्स को, इन क्लास की जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है उसको ईजिली शेयर कर पा रहे हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि VB.NET भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्लास का कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखते हैं कि जब हम VB.NET में विजुअल बेसिक क्लास मतलब जब हम VB.NET में कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। In a Visual Basic, class is a data structure and it will combine the various types of data members such as field, properties, member function and event into a single unit। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, हमारा जो क्लास है वो एक कलेक्शन होता है हमारे डेटा मेंबर्स का और मेंबर फंक्शन का, और एक ही जगह पर उसको बाइंड करके रखता है। तो जब हम VB में क्लास क्रिएट करते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, हमको कोई भी क्लास क्रिएट करने में क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर भी हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और उसके साथ
ये देखेंगे कि किस तरीके से हम किस सिंटैक्स को फॉलो करके क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा है, पब्लिक कीवर्ड लिया है, देन क्लास और फिर अपने क्लास का नाम, यूज़र जो है वो मेरे क्लास का नाम है। देन उसके बाद आपको जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है उस क्लास की, जो भी मेथड्स डिफाइन करने हैं, जो भी इवेंट्स आपको डिफाइन करने हैं वो। देन उसके बाद एंड क्लास, क्योंकि हम एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग ओपनिंग ब्लॉक भी होगा और क्लोजिंग ब्लॉक भी होगा। तो एंड क्लास यहाँ पर ये बताएगा कि ये इस क्लास का एंडिंग ब्लॉक है। यहाँ पर जो सबसे सामने में मैंने जो पब्लिक कीवर्ड लिखा है, इसका मतलब इसको बोला जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। इसका मतलब हमारे पास अभी जो मोड है हमारे क्लास का वो पब्लिक है, मतलब कॉमन है। इसे कोई भी ऑब्जेक्ट आराम से या कोई भी दूसरा क्लास आराम से यूज़ कर सकता है। हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास नहीं होती है, हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस अवेलेबल होती हैं। तो हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दूसरे क्लास में, दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ को तीसरे क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिक कीवर्ड का मतलब है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कि ये क्लास जो है वो दूसरे क्लास को भी आराम से एक्सेस कर सकती है या कोई दूसरी क्लास भी इसको आराम से एक्सेस कर सकती है, इसकी प्रॉपर्टीज़, मेथड और इवेंट को शेयर कर सकती है। तो पब्लिक का मतलब होता है कि सबके लिए कॉमन है। यहाँ पे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, इफ़ यू ऑब्जर्व द अबव सिंटैक्स, वी डिफाइन द क्लास यूजर्स using the class keyword with public access modifier. Here the public access modifier will allow the users to create an object of the user class, and in the class body we can create the required field, property, method, events to use in it our application. तो जब भी हम क्लास क्रिएट करेंगे, कोई भी क्लास हम क्रिएट करेंगे तो उसमें जो प्रॉपर्टी, मेथड्स और इवेंट होंगे, जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी क्लास बना रहे हैं उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस टाइप का डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन क्रिएट करेंगे। किस मोड में रखना है ये भी यूज़र डिसाइड करता है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी सब में कॉमन शेयर करवानी है तो आप पब्लिक मोड में रखिए, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में यूज़ करनी है तब उसे हम प्राइवेट मोड में रखेंगे। हमारे दो मोड एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक जो कि कॉमन होंगे, मतलब इस क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे क्लास में आराम से यूज़ किया जा सकता है, और अगर ये प्राइवेट मोड में होगा तो ये क्लास की प्रॉपर्टी सिर्फ यही प्रॉपर्टी, मेथड्स और इवेंट्स जो हैं सिर्फ इसी क्लास के मेंबर या ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, कोई दूसरे क्लास का मेंबर या ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने एक विजुअल बेसिक एग्जाम्पल क्लास का एग्जाम्पल लिया है, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो सीधा मैं आपको कोड के बारे में बताती हूँ। देखिए ये हमारा कोड है, पब्लिक क्लास यूज़र्स हमारा क्लास नेम है, उसमें जो हमारा डेटा मेंबर है, जो डेटा मेंबर हम डिफाइन कर रहे हैं वो है पब्लिक टाइप का आईडी एस इंटीजर इक्वल्स टू 0, पब्लिक नेम एस इंटीजर इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्पटी, और ये जो है ये उनके डेटा वेरिएबल्स हैं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है आईडी, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है नेम, और पब्लिक सब न्यू ये उसके मेथड्स हैं, ये उनके कंस्ट्रक्टर है, मेथड है, फंक्शन है, जिनका यूज़ हम उनको डिफाइन करने के लिए, फंक्शन अपने वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे। हमारे पास एक एक फंक्शन है हमारे पास पब्लिक सब न्यू, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास पब्लिक गेट यूज़र डिटेल, और फिर उसके बाद हमारे इन फंक्शन ब्लॉक का इन सारे जो भी जब फंक्शन भी हम बना रहे हैं तो फंक्शन को हमको क्या करना है, क्लोज करना है, फंक्शन का ब्लॉक भी हमको क्लोज करना है।
और जितने बार हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे उतने बार हमें फंक्शन को क्या करना है, उनका क्लोजिंग और ओपनिंग ब्लॉक होगा, और ये हमारे क्लास का एंडिंग ब्लॉक होगा। तो अभी बस हमें इतना समझना है कि जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं तो हमारा क्लास जो है वो इसी तरीके से, ये आईडी और नेम जो है ये हमारे वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम क्लास में डिफाइन कर रहे हैं। सब न्यू, सब गेट यूज़र डिटेल, ये आपके वो फंक्शंस हैं, डेटा फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम इन आईडी और नेम को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम में हम इन नेम और आईडीज़ को वैल्यूज़ दे रहे हैं और उनको प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम कोई भी क्लास डिफाइन करते हैं तो हमारे क्लास में कितने टाइप के डेटा मेंबर्स होते हैं, क्लास के कौन कौन से मेंबर्स हम यूज़ करते हैं। तो क्लास में सबसे पहला मेंबर होता है फील्ड, वेरिएबल ऑफ द क्लास। दूसरा होता है मेथड्स, कंप्यूटेशन एंड एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द क्लास। मेथड्स हमारे पास वो फंक्शन ब्लॉक होते हैं जिनका यूज़ हम वेरिएबल पर करते हैं। मतलब आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको कोई ना कोई एक फंक्शन की ज़रूरत होती ही है। तो यहाँ पर मेथड्स वो कंप्यूटेशनल ब्लॉक होंगे जिनका यूज़ हम अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़, एक्शन एसोसिएटेड विथ रीडिंग एंड राइटिंग नेम प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। किस टाइप का मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर क्या है, उसका पब्लिक है कि प्राइवेट है। इवेंट्स जो है नोटिफिकेशन दैट कैन बी जनरेटेड बाय द क्लास। तो इवेंट जो होते हैं वो हमारे विजुअल बेसिक का वो पार्ट है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा जो विजुअल बेसिक है वो इवेंट पे काम करने वाला एप्लीकेशन है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमें यहाँ पर वो इवेंट बताना होता है कि माउस इवेंट पे काम करेगा कि कीबोर्ड इवेंट पे काम करेगा। तो हमें यहाँ पर इवेंट स्पेसिफाई करना होता है कि हमारा एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। कंस्ट्रक्टर जो कि मेमोरी इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं। एक्शन रिक्वायर्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास और द क्लास इटसेल्फ। क्लासेस के लिए जो मेमोरी इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं। ऑपरेटर्स हम जो ऑपरेटर्स जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें, चाहे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें। कन्वर्जन्स एंड एक्सप्रेशन ऑपरेटर सपोर्टेड बाय द क्लास। कांस्टेंट वैल्यू एसोसिएटेड विथ द क्लास। इंडेक्सर्स, एक्शन एसोसिएटेड विथ इंडेक्सिंग इंस्टेंस ऑफ द क्लास लाइक एरे। और फाइनलाइजर, एक्शन टू परफॉर्म बिफोर इंस्टेंस ऑफ द क्लास आर परमानेंटली डिस्कार्डेड। तो ये सब हमारे जो हैं वो क्लास के मेंबर्स होते हैं जिनको हम ज़रूरत पड़ने के हिसाब से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे क्लास मेंबर्स को यूज़ करें, हम वही मेंबर्स यूज़ करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती हैं। तो अगर हम देखें कि हमारा क्लास क्या है, क्लास किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, तो क्लास जो है वो एक कलेक्शन होता है डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस का। और उन डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में बताया कि हमारे पास कार एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन वैल्यूज़ रखता है, ये एक क्लास है। और हमारे पास नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल हैं, उन कार में से एक कार हम चूज़ कर रहे हैं जैसे फोर्ड। तो फोर्ड जो है उसका ऑब्जेक्ट बन गया। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उस कार की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उसको ईजिली एक्सेस कर सकती हूँ। टोयोटा एक हमारा उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके थ्रू मैं उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करूँगी और साथ साथ टोयोटा की भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी एक्सेस कर पाऊँगी।
तो हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल्स हैं और हर एक कार वो कॉमन प्रॉपर्टी आपस में शेयर करते ही हैं, लेकिन उनको उनकी पहचान उनके ऑब्जेक्ट के नाम से मिलती है, जैसे कि यहाँ पर फोर्ड और टोयोटा को मिल रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है। तो जब विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लासेस। तो जब भी हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें किस तरीके से उसे लिखना होता है, तो ये हमारा सिंटैक्स है जिसका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का। इसके लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है और डिम हमारा डायमेंशन कीवर्ड है जिसके थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा एक वेरिएबल है, लेकिन किस टाइप का वेरिएबल होगा, क्लास वेरिएबल है ये। सबसे बड़ी बात हमारे पास ये है कि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। हमने देखा है कि हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड यूज़र डिफाइंड। तो प्राइमरी डेटा टाइप जो हमको पहले से मिले हुए हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग। लेकिन यूज़र डिफाइंड वे डेटा टाइप होते हैं जिनको यूज़र अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से डिफाइन करता है। तो जब हम क्लास को भी डिफाइन करते हैं तो क्लास में कितने नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ डेटा फंक्शंस होंगे, ये यूज़र पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए क्लास को यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है और ऑब्जेक्ट जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्लास पर डिपेंडेंट होता है। जब मैंने आप लोगों को कहा कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्लास के डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को एक्सेस कर पाते हैं। तो क्लास का भी जो नेचर है, जो ऑब्जेक्ट का नेचर है वो किस टाइप से होना चाहिए, क्लास के जैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड दैट कैन बी यूज टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। इन्हीं के थ्रू हम उन डेटा मेंबर और प्रॉपर्टीज जो हमने क्लास के अंदर डिफाइन की हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का भी जो नेचर होना चाहिए, जो उसका बिहेवियर होना चाहिए, वो किस टाइप का होना चाहिए, क्लास टाइप का। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्लास नेचर का होगा, क्लास डेटा टाइप का होगा। यहाँ पर यूज़र्स हमारा एक क्लास है और मैंने यहाँ पर यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। तो डिम कीवर्ड के थ्रू हम डिक्लेरेशन करते हैं, डायमेंशन देते हैं। डिम यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, एस यूज़र हमारा क्लास है। मतलब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यूज़र वेरिएबल जो है वो यूज़र डेटा टाइप का है, इज इक्वल्स टू न्यू यूज़र ऑफ। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट जो है इसके लिए, इस क्लास यूज़र के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है यूज़र विद द मेमोरी लोकेशन। न्यू ऑपरेटर जो है, यहाँ पर न्यू एक ऑपरेटर है जो कि मेमोरी क्रिएट करने में हमारी मदद करता है और ये यूज़र ऑब्जेक्ट के लिए यूज़र्स क्लास टाइप की मेमोरी क्रिएट कर रहा है। If you observe the above example, we created an instance user of the class users which we created in the previous section. Now the instance user is a reference to an object that is based on the user. By using the object name user, we can access all the data members and the member function of the user classes. इसके प्रीवियस में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हम किस तरीके से क्लास क्रिएट करेंगे। तो इस क्लास के ऊपर जब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो लिखना होगा। डिम डायमेंशन, यूज़र हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, एस हमारा वो कीवर्ड है जो कि ये बताएगा किस में बिलोंग करता है। तो यूज़र क्लास में बिलोंग करता है।
इज इक्वल्स टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, न्यू हमारा वो ऑपरेटर है जो मेमोरी एलोकेट करेगा, और यूज़र हमारा वो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर जो कि मेमोरी ब्लॉक बनाने में हमारी मदद करता है, तो उसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर यूज़र जो है वो क्लास कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट यूज़र के लिए मेमोरी क्रिएट करने में हमारी मदद करेगा। तो इस तरीके से हम जो है क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम बस इतना ही देखते हैं कि किस तरीके से हम क्लास क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उनके फीचर्स को हमारे क्लास के जो डेटा मेंबर हैं और डेटा फंक्शंस हैं उनके फीचर्स को एक्सेस कर पाते हैं। आप लोग इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो हम बेस कॉन्सेप्ट जब हमारा बनेगा तो उसके बाद ही हमें जो VB.NET के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, VB.NET फ्रेमवर्क के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं क्लास के साथ, वो हमें अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है, हमें अभी बस इतना याद रखना है कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ data members and the data functions. An object is the instance of a class which help us to access the data function and data member of the classes. Without class or object हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेथडोलॉजी है उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब भी हम एक क्लास बनाएंगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने उन क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिफ़ाइन की है उनको हम यूज़ कर पाएंगे। जब भी हम VB.NET में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें न्यू ऑपरेटर यूज़ करना होता है, और वो न्यू ऑपरेटर जो है वो मेमोरी ऑपरेटर होता है जो कि उन ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। और हमारे पास हम इन मेमोरी ऑब्जेक्ट के साथ कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया जाता है। जो कंस्ट्रक्टर जो हैं वो नाम से ही समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्ट करना, कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो वो मेमोरी न्यू ऑपरेटर के साथ जब हम इन कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर उन मेमोरी ब्लॉक को उस क्लास के लिए क्रिएट करने का काम करते हैं। जब भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं तो हमारे ये जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे ये जो कंस्ट्रक्टर हैं ये हमेशा क्लास के नाम पर बने होते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास का नाम भी यूज़र है और हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी यूज़र्स है। तो हमेशा जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्लास के नाम से बनते हैं, और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करने का काम करता है, इसलिए वो क्लास के नाम से बनाए जाते हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और क्लास के कॉन्सेप्ट के बारे में जानिए। हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता ही है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को मॉड्यूल्स, मेथड्स और प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।